सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अभी कंफर्म करेंगे वॉइस आ रही है, एक बार फाइनल कंफर्मेशन देंगे। आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 6, नॉट 5, 5th 6 रहने वाला है PYQ सीरीज 2.0 का। अभी कंफर्म करेंगे वॉइस आ ठीक है, अभी आ रही होगी ना वॉइस। Congratulations sir, your student ranked 1 in CHSL. Thank you सौरभ। फर्स्ट भी अपना है, सेकंड भी अपना है, सेकंड बैच का है जो सेकंड जीके का बैच है ना, सेकंड रैंक वहीं से है। थर्ड भी होगा, मैसेज तो नहीं आया। फोर्थ का मैसेज आ चुका है, सिक्स्थ का, सेवेंथ, एट्थ, 9, 11, तो ऑलमोस्ट सभी हैं जितने हैं। आप लोग भी फिर एक दिन ऐसे ही मैसेज करोगे, है ना। चलो स्टार्ट किया जाए। सर ये नोट्स 2.0 में डाल दीजिए सर। चलो शुरू करें। पहले तो हम रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आई विल बी AIR 1 in Auto 25, ओके। हाँ जी, चलो भाई। तो अभी बस आई थिंक थर्ड रैंक वाले स्टूडेंट का ही नहीं पता चला, बिकॉज है क्या ना, काफ़ी कॉमन नेम है। अब जो तो बाकी होते हैं तो हम बैकएंड पे सर्च कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट है एंड कंफर्मेशन मिल जाता है स्टूडेंट से, लेकिन जैसे थर्ड रैंक है तो वो काफ़ी कॉमन नेम है, उसके चलते। चलो तो अभी रिवीजन करते हैं, फोकस करते हैं लेक्चर पे, देन आएंगे बाकी सारी चीज़ें करेंगे। इज़ दैट क्लियर? और तुम समझ लो कि आज मेरे घर में शादी है ना, वो कज़िन की, तो वो मैं अटेंड ना करके आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, तो समझो उसकी ग्रेविटी को। ठीक है कि शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी क्लास इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सीरियस हो गया। कलसूबाई पीक इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो कलसूबाई जो शिखर है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो हमने कल पढ़ा था ये महाराष्ट्र में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गलती से कल के लेक्चर मैंने जो दिनोदर हिल्स थी, ठीक है, जो दिनोदर हिल्स थी ये मैंने बता दिया था आपका। आई थिंक महाराष्ट्र गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, तो मेरे से मुंह से निकल गई, गलती हो गई। ठीक है, तो गुजरात आंसर होगा। विच अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूटीज? तो इट इज़ नन अदर दैन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1956 में हुआ था, 1956 में हुआ था। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक एक्ट पास हुआ था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसी टाइम पे 1956 में, इस अमेंडमेंट के बेसिस पे, है ना। और इसके बेसिस पे 14 भारत के राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये अभी क्वेश्चन वैसे तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन अभी रिसेंट में क्योंकि ये MPPSC के जो पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था सवाल। 7th अमेंडमेंट से ही और क्या हुआ था कि गवर्नर भी शेयर हो सकते हैं, यानी कि एक राज्य के, एक गवर्नर मल्टीपल राज्य का कॉमन गवर्नर हो सकता है। धूपगढ़, ये पीक की हाइट जरा कमेंट में बताएंगे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और जितनी इसकी हाइट है उतनी हाइट ही झारखंड की जो हाईएस्ट पीक है, यानी पारसनाथ हिल। अभी जो पारसनाथ हिल है ये जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं, 23rd तीर्थंकर हैं, उनके नाम पे इसका नाम है ना, उनके नाम पे धूपगढ़, ये आपका महाराष्ट्र में, जो कि सतपुरा की महादेव हिल्स का पार्ट है। ठीक है, और हाइट की बात करें 1350 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। इन विच ईयर वॉज द स्पेशल मैरिज एक्ट वॉज पास इन इंडिया? तो स्पेशल यानी भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस साल पारित हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था, 1954 में। बेस इज फाउंड इन लाइम वाटर। तो कौन सा लाइम वाटर में बेस देखने को मिलता है? तो इट इज़ नन अदर दैन बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? CaOH का
होल ट्वाइस होता है। ये कैसे बनता है हमने पढ़ा था, जब क्विक लाइम में हम वाटर को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर एडिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। एंड कमेंट में बताइए, मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो किस तरह की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी। देन हमें पता है कि इसी में ही क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो रिएक्ट करती है इसके साथ और बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कि हम मार्बल, लाइमस्टोन और चॉक डिफरेंट नेम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट, येस, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि अपघटन अभिक्रिया, वो एंडोथर्मिक होती है, उसको हीट की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ से हीट निकलती है ना। 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट और 1955 में जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो पास हुआ था। ठीक, हिंदू मैरिज एक्ट। तो शुरू करते हैं आज का यानी लेक्चर नंबर 6 और उसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। डैश एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर? शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर चंगेज़ खान? बताइए आंसर। इट प्रोड्यूसेस हीट। अच्छा, 213 बोल दिया था क्या गलती से? वो 231 आर्टिकल होगा, वो जो कॉमन हाई कोर्ट वाला है ना। चलिए शुरू करें। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकबर ने किसका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर अपनाया था। तो अकबर की अगर बात करेंगे तो इसका ओरिजिनल नेम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जलालुद्दीन अगर आप याद रखेंगे आपको आसानी से वो याद रहेगा। ठीक है, अकबर की अगर बात करेंगे तो मैंने बताया था ये हुमायूं का बेटा था। तो हुमायूं की डेथ हुई थी 1556 में, 1556 में। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़के, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़के अकबर थ्रोन पे बैठता है। कितने उम्र में? तो 13 साल। जब 13 साल का था तब ये थ्रोन पे बैठता है। और ओरिजिनली जो इसका हुमायूं की डेथ के बाद यानी कि बैटल ऑफ पानीपत से जस्ट पहले इसका जो कोरोनेशन हुआ था, जो ताजपोशी हुई थी ना, वो पंजाब में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? पंजाब में इसकी ताजपोशी हुई थी। और ये 1605 तक मेनली ये रूलर रहा था। ठीक है, कौन? अकबर। तो अकबर ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट मतलब काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनिशिएटिव लिए, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो था इसने मनसबदारी सिस्टम लाया। ठीक, मनसबदारी सिस्टम में क्या था भी, मनसब अलॉट की जाती थी। ये 1571 में लाया गया था, 1571 में लाया गया था, जहाँ पर मनसब अलॉट की जाती थी, नहीं रैंक दी जाती थी। अब ये कई सारे ऐसे इनिशिएटिव लाया था अकबर, और ये मोटिवेटेड थे शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन से। शेर शाह सूरी कौन था इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसने अकबर का जो पिता था, दैट इज़ हुमायूं, अकबर का फादर, उसको 2 बैटल में हराया था। कौन से 2 बैटल्स थे? एक तो बैटल ऑफ चौसा और एक बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बैटल ऑफ बिलीग्राम के नाम से जानते हैं। 1539 एंड 1540 में हुए थे ये। इसने रुपया नाम की करेंसी चलाई थी, रुपया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड बनवाया था। जीटी रोड में ही बीच बीच में लोगों के ठहरने के लिए सराई बनवाए थे। सराई क्या है? सराई है रेस्टिंग प्लेस। सराई है आपके रेस्टिंग प्लेस। अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर ने दाह साला सिस्टम भी लाया था। दाह साला सिस्टम क्या होता है? दाह साला मतलब 10 साल, 10 ईयर्स के लिए फिक्स कर दिया था। फिर 10 ईयर्स के बेसिस पे लैंड को कैटेगराइज किया जाता था कि भाई उसने कितना प्रोडक्शन किया है। 10 साल के बेसिस पे उसका निकाला जाता था कि वो किस तरह का लैंड है। किस तरह का मतलब है कि उसका प्रोडक्टिविटी कैसा है। ठीक है, तो सबसे प्रोडक्टिव लैंड को बोला था पोलाज, देन परौती, देन चाचर एंड देन बंजर। ये 4 कैटेगरी में बांटा जाता था। इसको लाने का क्रेडिट जाता है टोडरमल को। टोडरमल कौन थे? एक रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के कोर्ट में, और वन ऑफ द नवरत्न में से एक थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे ये। तो पोलाज थी जो सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव टाइप ऑफ लैंड। ठीक है, मोस्ट प्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव यही पार्ट ऑफ लैंड है। परौती वो होती थी जिसको फैलो का मतलब है खाली छोड़ा जाता था 1 से 2 साल के लिए। इसको 2 से 3 साल के लिए, कहीं पे आपको ये 2 से 3, कहीं ये 3 से 4 भी मिल सकता है। और ये तो एकदम प्रोडक्टिविटी खो चुकी है, और ये मतलब बेकार टाइप है बिल्कुल लैंड ये। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था। क्लियर है? और ये चीज़ ध्यान रखिएगा
कि चलो वो तो अभी छोड़ दो आप। यहाँ पे क्लियर हुआ शेरशाह सूरी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। और शेरशाह सूरी की डेथ कहाँ पे होती है? तो पहली बात तो शेरशाह सूरी की जो डेथ होती है वो अक्खा इंडिया को मालूम है कहाँ पे होती है? कलिंजर के फोर्ट में होती है यार। काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों मैंने बोला अक्खा इंडिया को मालूम है। पता चला? कलिंजर के फोर्ट में हुआ था, वही कलिंजर जहाँ अभी मैं कुछ टाइम पहले गया था ठीक है, तो कलिंजर के फोर्ट में हुई थी इसकी डेथ। और इसका जो मसोलियम है, ठीक है, जहाँ पर इसका मतलब क्रिमेशन वगैरह हुआ वो सासाराम में। इसका जो मसोलियम है यानी कि समाधि स्थल हम बोल सकते हैं, समाधि स्थल कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये सासाराम बिहार में है। ठीक है, सासाराम कहाँ पर पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। और ये एक अफगान था शेरशाह सूरी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा कर ली जाए थोड़ी सी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं तुमको? हाँ, कलिंजर वॉर काइंड ऑफ वॉर नहीं था। आपका फेवरेट स्थान। चलो भाई, तो अभी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर देख लें अलाउद्दीन के बारे में। तो अलाउद्दीन के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर नहीं था। तो क्या था फिर? फाउंडर तो नहीं था। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो खिलजी वंश है, अब समझ ही लेते हैं कायदे से। खिलजी वंश 1290 में जो स्लेव डायनेस्टी है, मामलुक डायनेस्टी, वो ख़त्म हो जाती है। तो 1290 में आती है खिलजी डायनेस्टी। और ये 1290 से लेकर 1300, चलो पहले तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, 1290 से लेकर 1294 तक, ठीक है, फिर 96 तक, 96 तक रहता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये थ्रोन पे रहता है। देन 1296 1296 से लेकर 1320 तक रहता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी रहेगा। अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, कौन सा, एक सेकेंड, ग्रीन कलर यूज़ कर लेते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड सॉरी, आई थिंक मैंने 1320 लिख दिया यहाँ पे, 1316 होगा, मतलब 1320 तक खिलजी डायनेस्टी कंटिन्यू रही थी। तो ये अलाउद्दीन 1316 तक रहा था। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड दाग एंड चेहरा सिस्टम। तो दाग और चेहरा सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया। दाग क्या होता है? ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स किया जाता, नहीं घोड़े पे ठप्पा लगाया जाता था, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। और चेहरा को हम हुलिया सिस्टम के नाम से भी जानते थे, जहाँ पर सोल्जर को अपना हुलिया काइंड ऑफ टांग के रखना पड़ता था कि भाई ये सो दैट डबल काउंटिंग ना हो सके। तो दाग और चेहरा सिस्टम अलाउद्दीन ने इंट्रोड्यूस किया। प्लस इसने काफ़ी सारे मार्केट रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारे मार्केट रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है, जैसे कि सराय आदिल इसने अपॉइंट कर रखा था, जो ग्रेन मार्केट हुआ करती थी, मंडी हुआ करती थी। ठीक है, तो सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, शहनाई मंडी इसके लिए अपॉइंट कर रखा था। ये होती थी आपकी क्लॉथ मार्केट। ठीक है, सराय आदिल होती थी आपकी क्लॉथ मार्केट, यानी कपड़ा जो बाजार होती थी वो। एंड इसने अपॉइंट कर रखा था शहनाई मंडी को। शहनाई मंडी कौन होते थे? ये वो ऑफिसर्स होते थे जो कि ग्रेन मार्केट को देखते थे पूरा। ठीक है, तो सराय आदिल कपड़ा मार्केट, शहनाई मंडी, आप समझिए। अलाउद्दीन का एक मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था मलिक काफूर। ये जो मलिक काफूर था इसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था, बिकॉज ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात एक्सपीडिशन के लिए गया था तो वहीं से मलिक काफूर को खरीद, जो कि एक एनंग था, तो इसको खरीद के लाया था 1000 दिनार में, तो वहीं से इसका नाम पड़ा 1000 दिनारी। और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के लिए साउथ इंडिया में एक्सपीडिशंस किए। साउथ इंडिया में एक्सपीडिशन करने का मतलब ये है कि साउथ इंडिया में जाकर ये जो मलिक काफूर है इसने एक एक करके किंगडम्स पे कब्जा किया। जैसे कि यादव हुआ करते थे देवगिरी में, उनको कब्जे में लिया। कब? 1308 में, 1308 में। देन ये किसको कब्जे में लिया? ये जो होयसाल हैं हाले बीडू के, नहीं पहले तो वारंगल को कब्जे में लेगा। जो ककातियाज है वारंगल के, उनको कब्जे में लेगा ये। ठीक है, जो ककातियाज हैं, ठीक है, या तो मैं लिख देता हूँ वारंगल। ठीक है, जो वारंगल जगह पड़ती है यहाँ पर है ककातियाज। ठीक है, ककातिया, इन्होंने 1310 में सरेंडर मार दिया मलिक काफूर को। देन आए होयसाल। होयसाल कहाँ के हैं? होयसाल हैं हाले बीडू को। थोड़ा समझ लो यार, है ना, अच्छे से। मुझे पता है आपको लग रहा होगा सर एक ही क्वेश्चन में इतना, आप देख रहे हैं तो सारी चीज़ें देख लेते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है। ठीक है, 1311। देन पांड्या की अगर बात करेंगे, जो पांड्या मदुरई के थे, है ना, पांड्या जो
कायदे से मुझे ककातिया यहाँ लिखना चाहिए था, वारंगल। आप समझ गया ना ये चीज़, यहाँ पर मैं डायनेस्टी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, या तो मैं चलो फिर से लिख ही देता हूँ यहाँ पर, नहीं, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो नोट्स में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ यादव, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ आपका जो ककातियास, ठीक है, ककातिया। ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके वारंगल के, ये हैं आपके देवगिरी के, ठीक है। और पांड्या कहाँ के हैं? मदुरई के, इनकी कैपिटल है ये 1311 में मलिक काफूर ने कैप्चर किया ये सारी चीज़ें। अलाउद्दीन के रिगार्डिंग हम पहले एक चीज़ देख चुके हैं कि इसका वो कौन था, वो मतलब वो तो ये था, वो समझ रहे हो बेगम, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन का वो मतलब जो कोर्ट पोएट था वो कौन था? आमिर खुसरो था, जिसने कि कव्वाली, फादर ऑफ कव्वाली के नाम से भी जानते हैं आमिर खुसरो को। और आमिर खुसरो को टाइटल दिया था तूते हिंद का, पैरट ऑफ इंडिया का अलाउद्दीन ने ही टाइटल दिया था। अलाउद्दीन का ओरिजिनल नेम अली गुरशस्प था, अली गुरशस्प, ये ध्यान रखेंगे। और कुछ अलाउद्दीन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो छूट ही रहा होगा, जैसे कि इसने 3 तरह के टैक्स लाए थे, लेकिन चलो लिख देते हैं, ठीक है। इसने 3 तरह के टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे, घरई, चरई। घरई मतलब है कि हाउस टैक्स, चरई मतलब पैस्टोरल टैक्स, और जजिया को भी इसने इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। एक और फाइनल चीज़ समझ लो, एंड दैट इज़ कि अलाउद्दीन जो था वो जलालुद्दीन का नेफ्यू था और दामाद भी था, है ना, नेफ्यू भी था और दामाद भी था। और इससे पहले जब वो थ्रोन पे बैठा तो उसने जलालुद्दीन को मारा था, लेकिन क्योंकि उससे पहले वो आमिर तुजुक की पोस्ट पे था, ठीक है। थोड़ा सा हौश पौश हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आमिर तुजुक, आमिर तुजुक का मतलब होता है मास्टर ऑफ सेरेमनीज, मास्टर ऑफ सेरेमनीज जो होता है उसको आमिर तुजुक के नाम से जाना जाता है। तो अलाउद्दीन, ध्यान रखना, रूलर बनने से पहले आमिर तुजुक था, एंड ही वॉज मास्टर ऑफ सेरेमनीज, एंड ही वॉज द गवर्नर ऑफ कारा। गवर्नर कहाँ का था ये? गवर्नर ऑफ कारा, ठीक है। शायद इसके अलावा अलाउद्दीन से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि इसने क्या बनवाया, तो वो भी कर लें क्या? चलो भैया, तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन ने सिटी जो है, सेकंड सिटी बोलते हैं, दिल्ली की सेकंड सिटी बोलते हैं, ये बनाया इसने, ठीक है। प्लस अच्छा कभी पूछ ले कि हुमायूं ने कौन सी सिटी बनाई थी, तो हुमायूं ने दीन पनाह बनाई थी, हुमायूं ने दीन पनाह बनाई थी। अलाउद्दीन ने सिरी सिटी, और इसने सिरी फोर्ट भी बनवाया। प्लस जो कुतुब मीनार का एंट्रेंस है और वो है अलाई दरवाज़ा, उसको भी बनवाया, ठीक है। हौज खास भी बनवाया इसने, हौज खास भी बनवाया। अलाई दरवाज़ा क्या है? ये एंट्रेंस है किसका? कुतुब मीनार का, ठीक। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिख नहीं रहा हूँ, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, एंड दैट इज़ कि कल पढ़ा था हमने, ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपनी किताब तारीख फिरोज शाही में बोला था कि पगला टाइप है, ठीक है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि इसने जो 2 गार्डनर हैं, लाढ़ा पीरा, वाइन डिस्टिलर, बार्बर, ठीक है, इनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट पर अपॉइंट करके रखा हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के रिगार्डिंग 2 फैक्ट याद कर सकते हो क्या? कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नाम का एक डिपार्टमेंट सेटअप किया था। दीवाने कोही का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है उसको दीवाने कोही बोलते हैं। तो ये इसने नया डिपार्टमेंट बनवाया था। प्लस इसने इसको चलो बता देते हैं, इसने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करी थी। बस अभी के लिए अगर हो सके तो इसको याद कर लो, ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है। बाकी हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में 2-3 फैक्ट और भी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि जो शेख ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर वाली, वहाँ पर विजिट करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का रूलर था ये मोहम्मद बिन तुगलक, जो अजमेर शरीफ है ना, जिसको अजमेर शरीफ से जाना जाता है। ये सवाल इस बार के CGL मेंस में पूछा गया था, ठीक है। इन दी गिवन एक्सप्रेशन ऑफ GDP अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट इम्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द इकोनॉमी। तो इनमें से पूछ रहा है आपसे कि एक्सपेंडिचर कौन दिखाता है। यस, टक्कावी लोन्स बिल्कुल, लेकिन अभी इतना ही रखते हैं आनंद, नहीं तो फिर थोड़ा हैवी हो जाएगा। नहीं, हाँ बिल्कुल, खुसरो, वो आपका खुसरो एक्सपेडिशन नहीं है भैया, वो खुरासान एक्सपेडिशन है। खुरासान, कुराचिल एक्सपेडिशन, कैपिटल शिफ्ट और वो टोकन करेंसी, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा हो जाता ना, नहीं पहला क्वेश्चन पता चला लियो, पहले क्वेश्चन में ही आधा घंटा हो गया और आधा घंटा देखो 6:27 होने को आ गया है वैसे, ठीक है। तो इसको हम चिंगम करके याद करते हैं, ठीक है। आप चिंता मत करो, 7:30 तक मैं ख़त्म कर दूंगा, आप चिंता मत किया करो इतना, ठीक है
ठीक है, तो चिंगम की अगर बात करें तो चिंगम है क्या, तो हमें पता है कि नेशनल इनकम को निकालने के कितने तरीके हैं। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बोलो कितने तीतर। तो नेशनल इनकम को निकालने के 3 तीतर। पहला तीतर क्या है, पहला तीतर है इनकम तीतर यानी कि इनकम मेथड। दूसरा क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, इसको ही आउटपुट मेथड बोलते हैं, आउटपुट मेथड बोलते हैं। एंड तीसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो ये चीज़ है। इनकम मेथड से ऐसे ज़्यादा कोई सवाल बनता है नहीं। ठीक है, आपको वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ा सा समझना पड़ेगा, या फिर मेनली एक्सपेंडिचर मेथड। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि मैं देखो अभी रिसेंट मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, तो वहाँ पर हम डिटेल में समझते हैं जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, लेकिन वहाँ पर मैं इतना डिटेल में अभी जाने वाला नहीं, बिकॉज उतना ज़्यादा नीड नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको मतलब समझा देता हूँ ये क्या है। सी का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो जनता यानी कि हम और आप जैसे जो जनता है वो जो खर्चा करती है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ पर रखते हैं। एम से है यहाँ पर इम्पोर्ट। ठीक है, ये एम से इम्पोर्ट है, आई से इम्पोर्ट नहीं है। यहाँ पर इम्पोर्ट पूछा था, काफ़ी लोगों को आई से इम्पोर्ट लगता है, लेकिन ये एम से इम्पोर्ट है। आई से है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई से क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और एक्स से क्या है, एक्सपोर्ट है। ठीक है, एक्सपोर्ट। और जी से क्या है, जी से है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इम्पोर्ट के बारे में पूछ रहा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वैलिडेट मेथड में बस तुम इतना ध्यान रखो कि इसको हम आउटपुट मेथड के नाम से जानते हैं। अगला है, और एक कमेंट में आंसर बता दो, नेशनल इनकम कैसा एक कॉन्सेप्ट है, माइक्रो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जाकिर हुसैन इज कंसिडर्ड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो किससे एसोसिएटेड है, वायलिन से, गिटार से, तबला से, फिर सहनाई से। अरे यार अभी रिसेंट में ही पता है आपको इनकी डेथ हुई है, जाकिर हुसैन जी की, है ना। मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तबला प्लेयर मतलब थे ये, और इनके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और अगर एक शिफ्ट में पूछा तो हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। अब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। तो जाकिर हुसैन, पहली बात तो ये पंजाब घराना से बिलोंग करते हैं, पंजाब घराना से। इनके पापा का नाम है नाम था उस्ताद अल्लाह रखा, वो भी तबला के बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे। ठीक है, और जाकिर हुसैन जी के अगर अवार्ड्स के बारे में बात करें तो अवार्ड्स में इनका सबसे पहले तो आपको याद करना है पद्म विभूषण, जो सबसे सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न नहीं मिला था इनको, ये मिला था विभूषण वाला 2023 में, बहुत ही रिसेंट में। पद्म भूषण अगर पूछ लेगा तो ये 2002 में। पद्मश्री पूछ लेगा जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है तो 1988 में। और अगर संगीत नाटक अकेडमी पूछेगा, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड अगर पूछेगा तो ये है आपका 1990 का, 1990 का। ग्रैमी रिसीव, सबसे ज़्यादा ग्रैमी रिसीव करने वाले भी हैं, टोटल 5 ग्रैमी इनको मिल रखे हैं, आप ये समझ लो। ठीक है, 5 ग्रैमी इनको मिले हैं, और रीसेंट में भी, चलो अभी वो भी लिखवा दूंगा, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ ही इज़ दी ओनली वन जिनको कि 5 ग्रैमी मिले हुए हैं, बिकॉज ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो पंडित रविशंकर जी हैं, ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन जिनको कि ग्रैमी मिला था। ठीक है, सॉरी 5 नहीं, इनको 4 मिले हैं। ठीक है, 5 नहीं 4 मिले हैं, मतलब आई थिंक 7 में इनके नॉमिनेशन हुए थे, 5 और 4 इनको मिले हैं। एक तो 3 तो इनको 2024 में ही मिले हैं। ठीक है, जो दी मोमेंट करके एल्बम है, द मोमेंट करके ये जो एल्बम है इसके लिए मिला था। ठीक है, तो ये अभी हम देख लेंगे, लेकिन मेन चीज़ है कि किससे एसोसिएटेड है, तो ये तबला से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। वॉयलिन में अगर बात करें तो वी से वॉयलिन, और वी से एक नाम याद रखेंगे, दैट इज वीजी जोग। एक और नाम याद कर लो, लालगुड़ी, लालगुड़ी जय नारायण। ठीक है, लालगुड़ी जय नारायण। ठीक है, देन गिटार से मैंने आपको लिखवाया भी था आई थिंक, है ना, गिटार से भी हमने कुछ दिन पहले देखा था। गिटार से कौन हो जाएंगे, ब्रिजभूषण काबरा, ब्रिजभूषण काबरा। और हमने एक और नाम देखा था, अगर आपको याद हो, कि गिटार को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था, है ना, याद है आपको, मोहन वीणा, क्या नाम था उनका, पंडित, क्या नाम था, पंडित विश्व मोहन भट्ट, याद है आपको, पंडित विश्व मोहन भट्ट।
और क्या है हमारा शहनाई, तो यार सबको पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हमारे। और तबला से और भी नाम हम याद कर सकते हैं, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, है ना, पंडित किशन महाराज। अभी मैं ज़्यादा इसी वजह से नहीं लिखवा रहा हूँ बिकॉज अभी धीरे धीरे हम सब करेंगे। और अभी क्योंकि रिसेंट में अभी हम स्टैटिक जीके ही बैच में कर रहे हैं, तो फोक डांस का आई थिंक पार्ट 1 अपलोड हो गया होगा, नहीं तो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा आपका। तो फोक डांस करेंगे, फेस्टिवल्स करेंगे, एंड देन ये भी करेंगे। तो डिटेल में वहाँ पे देख लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा थोड़ा मैं आपको करवाता जाता हूँ, देन क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ से भी रेफ़र करते हैं उन लेक्चर्स को भी, तो जब वो कर लेंगे तो मैं थोड़ा उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं फोक डांस हो जाएंगे 1-2 दिन में सारे, तो उसके बाद मैं उस पर एकदम आपका अच्छे से फोकस करूँगा और सारी चीज़ें जो है वहाँ पर हम उसको रिकॉल करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ कि डैश एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नहीं, ये क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया है। चलो और ओके ठीक है, हाँ मैं यहाँ पर वो ग्रामी बताना भूल गया, सॉरी। तो इसको आप तब तक करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक मैं ग्रामी लिखवा देता हूँ 2024 वाले 5वां वाला क्वेश्चन ही आप करेंगे। ठीक है, तो 2024 में जो इनको ग्रामी मिले हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए। 3 ग्रामी मिले हैं। एक तो मैंने आपको बताया ये पश्तो के लिए, ठीक है, पश्तो के लिए मिला, और एज वी स्पीक के लिए मिला। ठीक है, एल्बम है ये, ठीक है, पश्तो परफॉर्मेंस, ये आपकी एल्बम है एज वी स्पीक। एंड आपका एक है एंड दैट इज़ आई थिंक इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन के तहत। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन के तहत क्या नाम था उसका, नाम जा रहा है दिमाग से। पश्तो था, एज वी स्पीक था, और मोशन। ठीक है, मोशन। ठीक, तो ये थे 2000, नहीं 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 पश्तो इसके लिए तो इनको सिर्फ नॉमिनेट किया गया था, जीता नहीं था इसके लिए उन्होंने, जीता तो द मूवमेंट के लिए था। ठीक है, तो ये 3 तो हो गए आपके 2024 वाले, और एक इनको मिला था 2009 में ग्रैमी मिला था, और वो मिला था मतलब कि इसमें ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए इनको मिला था। तो 4 ग्रैमी इनको मिल रखे हैं, पश्तो, एज वी स्पीक, दी मूवमेंट के लिए 2024 में, 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, 5th पे आते हैं, 12 जुलाई 1982 को कौन सा इनमें से इंस्टीट्यूशन बना था, सेबी, सिडबी, आरबीआई या फिर नाबार्ड। तो सेबी की बात करेंगे तो 1988 में बना था, 1988 में। देन 1992 में इसका एक्ट आया था, सेबी एक्ट, यानी कि इसको एक स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिला था। सिडबी की बात करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1990 में। हेडक्वार्टर्स भी यहाँ पर लिखते जाएंगे, जैसे कि इसका लखनऊ में है, इसका मुंबई में है। माधवीपुरी बुच सेबी की अभी करंट में चेयरमैन है, जो कि पहली वुमेन और पहली नॉन आईएएस चेयरमैन है, फिर चेयरपर्सन है। सेबी की अगर बात करेंगे तो ये जो भी सिक्योरिटीज़ वाला, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इस सब देखने का काम सेबी का होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, तो हिल्टन यंग कमीशन था, जो कि 1926 में बना था, 1926 में। इस कमीशन ने रिकमेंड किया था आरबीआई के फॉर्मेशन को लेकर, तो ये 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था। इसके पहले चेयरमैन की अगर बात करेंगे, फर्स्ट चेयरमैन की, तो वो कौन थे, अगर इंडियन पूछेगा तो सीडी देशमुख, और अगर नॉन इंडियन पूछेगा तो ऑसबॉर्न स्मिथ, और अगर इंडियन पूछ लेगा तो सीडी देशमुख। ठीक है, एंड इसको नेशनलाइज किया गया था आरबीआई एक्ट ऑफ जो आया था 1949 में। ठीक है, जो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, ठीक है, जो 1934 में आया था, उसके थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था, और जो 1949 में आया था उसके तहत इसको नेशनलाइज किया गया था, यानी कि ये मतलब गवर्नमेंट के हिस्से में आया था। और आरबीआई आपका, आप भी समझ लीजिए, 1950 तक पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था ये, अभी तो है हमारे देश का, लेकिन तब तक ये पाकिस्तान का भी था। नाबार्ड इसका सही आंसर होगा। नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। नाबार्ड से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नाबार्ड ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसको बोलते हैं एसएचजी, बैंक लिंकेज प्रोग्राम। एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम चलाया था ये, और ये जो प्रोग्राम है ये 1992 में चलाया गया था, 1992 में। अभी के लिए
इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। लेकिन एक चीज़ और क्यों ना यहाँ पर हम रिकॉल कर लें, दैट इज़ आरआरबी के बारे में, रीजनल रूरल बैंक, जिनको कि प्यार से ग्रामीण बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब पहली जो आरआरबी बनी थी वो 2 अक्टूबर 1975 को बनी थी। कहाँ पर? मुरादाबाद जो जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर मुरादाबाद में, ठीक है। लेकिन इसका एक्ट आया था, आरआरबी एक्ट, वो 1976 में आया था। आरआरबी की अगर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो 15% होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, 35% होती है स्पॉन्सर जो करती है जो भी बैंक इसको स्पॉन्सर करती है स्पॉन्सर बैंक के पास, और बच गया जो 50% है ये सेंटर गवर्नमेंट के पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रहेंगी, आई होप आपको। आगे बढ़ते हैं। कैडवर रेफर्स टू दी, कैडवर का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन है आपके, अ लाइव ह्यूमन बीइंग यूज्ड फॉर ट्रायल, अ डेड ह्यूमन बॉडी यूज्ड फॉर एनाटॉमी, अ क्लिनिकली अलाइव ह्यूमन बीइंग, या फिर रिसरेक्टेड ह्यूमन बॉडी। सबका सी सागर, ब्राइट, हेवन, प्रातनुम हुआ, ओके चलो। तो अगर हम बात करें कैडवर का मतलब क्या होता है, कैडवर का मतलब होता है अ डेड ह्यूमन बॉडी यूज फॉर एनाटॉमी, है ना, रिसर्च पर्पस के लिए जब डेड ह्यूमन बॉडी को यूज़ करते हैं वो कैडवर होता है आपका। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब ओजोन लेयर की अगर हम बात करेंगे तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज ये हमारी प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि समताप मंडल में भी। मैं पूरे एटमॉस्फेयर में डीप पे नहीं घुस रहा हूँ, स्ट्रेटोस्फीयर का ही देख लेते हैं अभी, कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो कि अप टू 50 किलोमीटर होती है, तो इसमें 30 से 35 किलोमीटर की जो रेंज होती है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है ओजोन की परत, ओजोन लेयर देखने को मिलती है। तो हुआ मतलब है क्या कि भाई इसका प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है, तो इसलिए ज़रूरी है। हार्मफुल यूवी जो रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो हमारे काफ़ी ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स मेनली होते हैं CFCs, तो ये हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो इनको फेज आउट करने के लिए 16 सितंबर 1987 को 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक प्रोटोकॉल होता है जिसको कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर को लेके था, तो इसीलिए तभी से 16 सितंबर को ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन डे के रूप में मनाया जाने लगा। ओजोन की अगर हम बात करें थिकनेस कैसे मेजर करते हैं, तो ओजोन की थिकनेस को मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट में। किस यूनिट में मेजर किया जाता है? डॉप्सन जो यूनिट होती है उसमें मेजर किया जाता है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दैट इज FDI स्टैंड फॉर, ठीक है। FDI का अर्थ क्या है? फेडरल डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर करवा दें कि ना करवाएं, चलो बाद में ही करेंगे, ठीक है, फिर या तो डिटेल में कि करवा दें। बताओ डिफरेंट जो हमारी लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की, क्यों बताओ, हाँ या ना? जो ज़्यादा आएगा वो उसी का देख लेंगे, ठीक है। फिर FDI स्टैंड्स फॉर, तो FDI का मतलब क्या है? तो FDI स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। FDI होता क्या है भाई? नाम से ही पता चल रहा है, जो विदेश से डायरेक्टली पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, उसको हम FDI बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जो भुगतान संतुलन होता है, इसके 2 कॉम्पोनेंट होते हैं। एक तो कॉम्पोनेंट होता है करेंट अकाउंट और एक होता है इसमें कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो करेंट अकाउंट में तो हमारा आता है क्या? करेंट अकाउंट में आता है ट्रेड, किस में? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को हम क्या बोलते हैं? यस नो यस नो यस नो यस नो। अब पोल में करवा नहीं सकता हूँ, हाँ नहीं तो करवाता है यस यस यस, चलो फिर करवा देंगे, ठीक है। तो गुड्स को बोलते हैं विजिबल्स, गुड्स को क्या बोलते हैं? विजिबल्स। और सर्विसेज को बोलते हैं इनविजिबल्स, ठीक है। क्योंकि ये दिखती तो है नहीं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सर्विस दे रहा हूँ। जो बैंक में बैंक कर्मचारी होते हैं, लॉयर होते हैं, CA होते हैं, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब आप इसको टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। कैपिटल में आता है आपका एक तो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती हैं, निवेश 2 तरह का होता है, या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो FDI या तो FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी को हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के नाम से या फिर FII के नाम से भी जानते हैं। FDI क्या होता है? थोड़ा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। FPI को हम हॉट मनी के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ये जल्दी अंदर बाहर हो जाता है। आप सुनते रहते होंगे कि भाई हाँ, गवर्नमेंट ने अभी, अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 74% FDI भारत में अभी एप्लीकेबल है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। बाकी के लिए आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है।
और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कंपोनेंट होता है जो हम दूसरे कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका कंपोनेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको भुगतान संतुलन बोलते हैं। क्लियर है? अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, चलो, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले होती है हमारी कौन सी लेयर है, जल्दी से बताएंगे। ये ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ के ऊपर है ये ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल। ये स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। ये है आपकी थर्मोस्फियर। ये है आपका एक्सोस्फियर। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चलो, तो ट्रोपोस्फियर की अगर बात करेंगे तो आज समझ लो कि अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, चलो बाद में बताऊंगा। ट्रोपोस्फियर की अगर बात करें, क्षोभ मंडल, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से। ट्रोपोस का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, इसको रीजन ऑफ मिक्सिंग के नाम से जानते हैं, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस का मतलब रीजन ऑफ मिक्सिंग होता है। इसका जो इक्वेटर पे हाइट जाता है, इक्वेटर पे ध्यान रखना, वो 18 किलोमीटर तक जाता है, और पोल्स पे यानी कि ध्रुवों पे इसका हाइट जो जाता है वो 8 किलोमीटर तक जाता है। तो एवरेज जो हाइट निकल के आता है ना, एवरेज थिकनेस निकल के आता है वो 13 किलोमीटर का होता है। इसमें ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। कितना घटता है? तो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होता है। इसी को ही हम लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। इतनी चीज़ क्लियर ट्रोपोस्फियर में आपको। और जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, वो सब यहीं पे होते हैं आपके। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो सब यहीं पे होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में तो मैंने बता दिया, ये 50 किलोमीटर तक जाएगा। ओजोन लेयर यहाँ प्रेजेंट होगी। यहीं पे आपके जेट प्लेन उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता, क्लाउड नहीं होते, तो आराम से उड़ सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर जाने में जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये एवरेज 13 किलोमीटर तक, ये लगभग 50 किलोमीटर तक। देन आता है थर्मोस्फियर, जो लगभग 80 किलोमीटर, फिर कहीं कहीं 85 किलोमीटर आपको दिखेगा वहाँ पर। तो क्या लिख दिया मैंने, थर्मोस्फियर तो बाद में आएगा। तो पहले तो मेजोस्फियर आएगा। ठीक है, मेजोस्फियर तो हम लोग खा ही गए। तो मेजोस्फियर जो है, ये इसको मध्यमंडल बोलते हैं हिंदी में। और मेजोस्फियर जो होता है यहाँ, ये इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर। ठीक है, सबसे ठंडी लेयर होती है, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर जाने में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज। यहाँ पर जो मेटियोराइट होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, वो आके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मेटियोराइट्स यहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं। देन सबसे ऊपर ही हमारी लेयर है, जिसको कि हम थर्मोस्फियर बोलते हैं। थर्मोस्फियर, या फिर प्यार से इसको हम आयोनोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। थर्मोस्फियर या फिर आयोनोस्फियर। आयनोस्फीयर क्यों बोलते हैं, आयन मंडल क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पर हमें आयंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें आयंस देखने को मिलते हैं। और इसके रिगार्डिंग खास बात ये कि ये आयंस जो हैं, ये रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी लेयर होती है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, तो इट इज़ थर्मोस्फियर या फिर आयोनोस्फियर। सारी चीज़ें याद रहेंगी। जहाँ से एक लेयर खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है, जैसे कि यहाँ से ट्रोपोस्फियर खत्म, स्ट्रेटोस्फियर शुरू, तो इसको बोलेंगे ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। जहाँ से स्ट्रेटोस्फियर खत्म और मेजोस्फियर शुरू, तो स्ट्रेटोपॉज, ऐसे मीजोपॉज। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। तो आपने एक चीज़ देखी कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर घटा, इसमें बढ़ा, इसमें घटा, इसमें फिर से बढ़ेगा, आयनोस्फियर में इसमें फिर से इंक्रीज करेगा। तो ऑल्टरनेट चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कंसिडर्ड एज द अर्थ्स ट्विन प्लैनेट? तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? नेपच्यून है, यूरेनस है, वेनस है, या फिर मार्स है? बताओ भाई। तो सही आंसर क्या है? हिंदी में भी लिखिए भाई। ये इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर
फालतू में एक तो जगह नहीं है और फिर वो टाइम जाएगा। इतना तो आई थिंक आपको समझ में आता है। आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि भाई नहीं नहीं लिखोगे नहीं मास्टर तो फिर हम, है ना। तो हम कोशिश तो करते हैं यार कि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ना हो, लेकिन थोड़ा सा तो यार अगर मैं हिंदी पूरा करवाने बैठ जाऊँगा तो इंग्लिश वालों को बोलेंगे कि लिखो लिखो। दोनों चीज़ें आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट इज कंसिडर्ड एज द अर्थ्स ट्विन प्लानट। तो अर्थ का ट्विन प्लानट जुड़वा बहन किसको बोलते हैं? तो नेपच्यून को। नेपच्यून के रिगार्डिंग क्या पता होना चाहिए? ये पता होना चाहिए एक तो ये फारदेस्ट प्लानट है और ऊपर से फारदेस्ट प्लानट, इसका ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। इसका जो रेवोल्यूशन टाइम है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि एक साल जो इसका पूरा होता है, रेवोल्यूशन टाइम जो है एक साल जो पूरा होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। ये कितना टाइम लेता है ज़रा बताएंगे? यूरेनस की अगर बात करेंगे तो जो अर्बेन लैवेरियर है उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है, इस प्लैनेट की। और इसको ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रेसेस देखने को मिलते हैं मीथेन के क्या ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। वीनस की अगर बात करेंगे तो वीनस को मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, यानी कि सांझ का तारा या फिर भोर का तारा, बिकॉज दोनों टाइम पे दिखता है। और इसी को अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। वीनस की अगर बात करेंगे तो इसका स्लोएस्ट क्या होता है? रोटेशन टाइम होता है, यानी कि एक दिन जो इसका होता है वो सबसे कम समय में होता है, ठीक है, स्लोएस्ट रोटेशन होता है। जैसे कि इसका रेवोल्यूशन टाइम सबसे स्लोएस्ट होता है, दैट इज़ 164 ईयर्स, ठीक है। एसिड बाई सैलरी किसने भेजी भाई मेरे को? 469 रुपये। योर अकाउंट दिस हैज 469 रुपये किसी ने मुझे सैलरी भेजी यार। मेरा तो दिन बना दिया भाई ने, ठीक है। तो स्लोवेस्ट रोटेशन वीनस, ठीक है। एंड H2SO4 के थिक क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड मास को आपको पता है इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं बिकॉज आयरन ऑक्साइड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसके दो और हाँ, कौन से दो प्लैनेट हैं जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट, और कौन से दो प्लैनेट हैं जो आपके ईस्ट से वेस्ट रोटेट करते हैं? क्योंकि सारे प्लैनेट आपके सोलर सिस्टम के वेस्ट से ईस्ट रोटेट करते हैं एक्सेप्ट 2। तो रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं और इसके दो सैटेलाइट हैं, दैट इज़ फोबोस एंड डीमोस, फोबोस और डीमोस। और निक्स ओलंपिया करके यहाँ पर एक माउंटेन है जो सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे सोलर सिस्टम की। तो जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है वो है मरकरी और वीनस, यानी कि बुध और शुक्र, ठीक है। और ईस्ट से वेस्ट रोटेट करते हैं वीनस और यूरेनस, दोनों में नस नस है, ठीक है। नस से वाकिफ़ होना चाहिए तो मैंने। कौन से दो प्लैनेट है जिनके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलेगी और क्यूपर बेल्ट कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये बताएंगे। अर्थ को हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी डेंसेस्ट प्लैनेट है। सबसे कम किसकी है? लोवेस्ट डेंसिटी इन भाई साहब की लोवेस्ट डेंसिटी है। इनके पास 4 मून है, बड़ा घमंड है इनको इस बात का। लो यूरोपा, मतलब 4 नहीं बहुत सारे हैं, ठीक है, 80 से भी ज़्यादा, लेकिन 4 सबसे बड़े वाले, मतलब सबसे जो बड़े हैं, लो, यूरोपा, गैनीमेड, कलिस्टो। इनको कलेक्टिवली बोलते हैं गैलीलियन मून्स, ठीक है, गैलीलियन मून्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 4 सबसे बड़े प्लैनेट हैं ये। और अगर बात करेंगे तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो आपका मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलेगी। दिस इज़ योर एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। जो और यहाँ पर है आपकी क्यूपर बेल्ट, दिस इज़ योर क्यूपर बेल्ट, जहाँ पर आपके फिर बाद में आपको ड्वार्फ प्लैनेट लाइक प्लूटो, हॉमिया, मेक ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर आपका एक ड्वार्फ प्लैनेट है, उसका नाम है सेरेस, ड्वार्फ प्लैनेट है सिरिस, ठीक है। और जो बाकी के 3 ड्वार्फ प्लैनेट हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं क्यूपर बेल्ट में। एक तो है प्लूटो, एक है हॉमिया और एक है मेक का जो रेवोल्यूशन टाइम है ना सन के अराउंड, वो 310 साल है। ये भी SSC में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं इसलिए कोट करता रहता हूँ ये डेटा, क्योंकि TCS की आपका पेपर लेने वाला जो SSC का लेता है, ठीक है। तो प्लूटो, हॉमिया, प्लूटो को जो है 2006 में बेचारे को, पहले तो प्लैनेट होता था लेकिन 2006 में इसको प्लैनेट सी की कैटेगरी से निकाल दिया गया बेचारे को। सैटर्न की जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है वो है टाइटन, और इसकी जो रिंग्स है उसको डिस्कवर किसने किया था? हाइजेंस ने रिंग्स को डिस्कवर किया था। और इनके बीच में काला काला जो गैप देख पा रहे होगे वो कसीनी ने उसको डिस्कवर किया था, ठीक। और ये जो प्लैनेट हैं इनको इंटीरियर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, या फिर इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं।
इंटीरियर या टेरेस्ट्रियल। जो बाकी के 4 हैं इनको हम जोवियन या फिर गैसियस प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। गैसियस ग्रह फिर जोवियन प्लैनेट है, ठीक है। इनकी डेंसिटी चारों की जो अंदर वाले हैं इनकी हाई डेंसिटी होती है, इनकी डेंसिटी लो है। ऑब्वियस सी बात है बिकॉज ये गैस के बने हुए हैं मेनली, ठीक है। मेनली इन दोनों को गैस जायंट बोलते हैं, यानी कि जुपिटर और सैटर्न को, और इन दोनों को आइस जायंट भी बोलते हैं, यूरेनस और नेपच्यून को। 12 अगस्त को डैश द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो 12 अगस्त डैश को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। 1765, 1768, 1772 फिर 1760। तो हुआ क्या था, आपको पता है कि 1757 में 1757 में क्या हुआ था, बैटल हुआ प्लासी का। प्लासी का युद्ध हुआ, है ना, सबको पता ही है कि भाई जो सिराजुद्दौला है वो हार गया। सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिशर्स। जीत किसकी होती है, ब्रिटिशर्स की। हार किसकी होती है, सिराजुद्दौला की। क्यों? क्योंकि जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर बोल रहा हूँ जो मलिक क्या नाम था इसका, मीर जाफ़र जो था, ठीक है, मीर जाफ़र था। अभी इस पर इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी, है ना, परसों या फिर आई थिंक कल डाली थी। तो मीर जाफ़र ने धोखा दे दिया था क्योंकि ब्रिटिशर ने इसको बोला था कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे बंगाल का, तो बना भी दिया था बाद में, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, मीर जाफ़र को अच्छा नहीं लग रहा था, तो देन ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को हटा के इसके दामाद मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम और मतलब तेजू टाइप निकले, और मीर कासिम ने तिकड़ी बना ली किसके साथ मिलके, तो मीर कासिम ने तिकड़ी बना ली मिलके किसके साथ, मीर कासिम एक तो जो उस समय का नवाब था अवध का, उसका नाम था शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और उस समय का मीर कासिम तो हो गया आपका बंगाल का उस समय का जो नवाब था। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, और शाह आलम जो द्वितीय था, शाह आलम दी सेकंड, ये उस समय का मुगल शासक था। लिखवाने की तो ज़रूरत नहीं ना, अलग अलग आपको याद रहेगा, या नोट्स में तो आपको मिल ही जाएगा। तो इन तीनों ने बक्सर का वर्सेस क्या हुआ, वर्सेस ब्रिटिशर हुआ। कौन सा बैटल ये हुआ, ये बैटल हुआ बक्सर का। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, ठीक। एक क्वेश्चन पूछता है कि फॉर्मल बिगिनिंग किस बैटल को माना जाता है, ब्रिटिशर की फॉर्मल बिगिनिंग भारत में, ब्रिटिश एम्पायर की फॉर्मल बिगिनिंग इसको माना जाता है, बैटल ऑफ प्लासी को, फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसमें ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और इस समय जो मुगल शासक था, अगर कभी पूछ ले इस समय मुगल शासक कौन था, तो वो था आलमगीर दी सेकंड, ठीक है। बक्सर के टाइम पे तो बक्सर जो मुगल शासक था उसने भी हिस्सा लिया, शाह आलम सेकंड ने। तो अब जो है क्या हुआ, क्या बोलते हैं आपका बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की ट्रीटी हुई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर ने बोला कि बेटा तीनों आ जाओ जरा, बहुत तुमको चुल मची, और तुम बेटा शाह आलम टू, तुम तो सबसे बड़े थे, तुम तो मुगल शासक थे, तुमने ये गलती कैसे कर दी, सब लोग आ जाओ। तो क्लाइव ने सबको बुलाया। इस पर्टिकुलर बैटल में जो ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है। मुनरो लेड द फोर्सेस, ब्रिटिश फोर्सेस, लेकिन इलाहाबाद की ट्रीटी साइन करी क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। और उसने किया क्या, उसने यहाँ से काइंड ऑफ डुअल रोल स्टार्ट किया, फिर डुअल गवर्नमेंट टाइप आप बोल सकते हो, कहाँ पर, इन बंगाल लाया, ये डुअल कंट्रोल लेके आया बंगाल में, जहाँ पर इसने फंक्शंस को डिवाइड किया दीवानी में और निज़ामत में। निज़ामत का मतलब है कि भाई पुलिस वाले फंक्शंस, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन। दीवानी का मतलब है रेवेन्यू वाले फंक्शंस। तो रेवेन्यू राइट्स तो ब्रिटिशर ने अपने पास रख ली और बोला लॉ एंड ऑर्डर तुम देखो, हमें कोई लेना देना नहीं, रेवेन्यू बस हमें चाहिए, ठीक है। तो ये इलाहाबाद की ट्रीटी में साइन हुआ था, जो कि साइन हुई थी 12 अगस्त ऑफ 1765 में, ऑप्शन नंबर। मतलब और भी इसके प्रोविजंस थे अगर हम बात करें, जैसे कि इनको वॉर इंडेमनिटी भी पे करने को बोला गया था कि भाई तुमने जो है, अब तुमने क्योंकि यहाँ पर वॉर लड़ा हमारे साथ, तो उसका हमारा जो खर्चा है वो कौन भरेगा भाई, वो तुमको ही भरना पड़ेगा, तो फिर खर्चा भी हुई। और एक चीज़ यहाँ पर पूछता है एब्सेंट, दैट इज़, ठीक है, एक चीज़ पूछता है कि जो डुअल रोल एक तरह से ये कंट्रोल शुरू किया बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने, इसको ख़त्म करने का काम किसने किया था, तो इट वाज एंडेड बाय वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने ख़त्म किया इसको, और कब ख़त्म किया, 1772 में, 1772 में, ठीक है। और अगर कभी पूछ ले कि वॉर इंडेमनिटी कितना था, वॉर इंडेमनिटी का मतलब है कि भाई कितना
भरना था, मतलब इनको कि भाई वॉर में ब्रिटिशर ने बोला कि हमारा इतना खर्चा हुआ है तो इतना पैसा तुमको देना पड़ेगा, 50 लाख रुपए। मतलब एक्चुअल में दो ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तो कॉमन है, एक तो ट्रीटी नवाब ये से शुजाउद्दौला से साइन करी और एक शाह आलम टू से। ये भाग निकले थे मीर कासिम तो भाग निकले थे, तो शुजाउद्दौला से एक साइन करी और एक इनसे शाह आलम टू से साइन करी। इनसे मांगा था जो क्या बोलते हैं ये शुजाउद्दौला था कि 50 लाख बेटा तुम भरोगे, और इनसे शाह आलम टू से ये दीवानी जो है बंगाल बिहार और उड़ीसा के वो ले लिए थे। दीवानी कहाँ के? दीवानी ध्यान रखना बंगाल बिहार एंड उड़ीसा के ले लिए थे इन्होंने। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और निज़ामत फंक्शन के लिए 53 लाख देने थे शाह आलम टू को हर साल। मतलब निज़ामत फंक्शन भी बोला था कंपनी ने कि हम तुम्हारे लिए करके दे देंगे, 53 लाख बस हमको देते रहना। और अगर कभी पूछ ले कि ब्लैक होल ट्रेजेडी का संबंध किस बैटल से है, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी जिसको काल कोठरी की घटना बोलते हैं वो भी आपकी प्लासी के युद्ध से ही संबंधित है, जिसमें कि ये माना जाता है सिराजुद्दौला ने काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स को जो फोर्ट विलियम था वहाँ पर बंद कर दिया था। ठीक है, फोर्ट विलियम में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से काफ़ी ब्रिटिशर्स की डेथ हो गई थी, और वही बिकेम द रीज़न फॉर दिस बैटल ऑफ प्लेसी 1757 1757। अगला है इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट। ये किस साल आया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1905, 1890, 1937 या फिर 1966। बताइए क्या सही आंसर होगा। तो सही उत्तर होगा इसका 1905। और 1905 में और कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था, कमेंट करके बताएंगे। क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी? इन विच ईयर गांधी रिटर्न्ड टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। किस साल जो है गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो 1905 में हमारा हुआ था बंगाल का विभाजन, बंगाल का पार्टीशन। किसने किया था? करजन ने किया था। कब हुआ था? जुलाई में अनाउंस हुआ अक्टूबर में था, एनफोर्स अक्टूबर में हुआ था, लागू हुआ था। अगला है कि महात्मा गांधी कब लौटे थे साउथ अफ्रीका से? 5 में, 15 में, 10 में या फिर 20 में? तो गांधी जी लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हम NRI डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं इसको। ठीक। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रहते हुए नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी, प्लस साथ ही साथ इन्होंने फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म भी बनाया था, इन्होंने। प्लस इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर भी निकाला था इन्होंने, इंडियन ओपिनियन। इतनी चीज़ ध्यान रहेंगी साउथ अफ्रीका में क्या किया। बाकी भी और काम किए थे इन्होंने, जैसे कि जो मैरिज सर्टिफिकेट एक्ट था उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया। जो माइग्रेशन के रिगार्डिंग जो रूल्स नए बनाए गए थे साउथ अफ्रीका में उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नेटल इंडियन कांग्रेस, फिनिक्स फार्म, टॉल्स्टॉय फार्म और इंडियन ओपिनियन, ये साउथ अफ्रीका में किया। 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे भारत में, जिसको हम प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे के रूप में इसको मनाते हैं। देन बैक टू बैक इन्होंने 3 मूवमेंट लॉन्च किए थे। वो 3 मूवमेंट कौन से थे? एक तो पहला था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये पहला था आपका चंपारण। देन दूसरा था आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तीसरा था आपका खेड़ा सत्याग्रह। तो ये बैक टू बैक इन्होंने 3 मूवमेंट लॉन्च किए थे। डायरेक्टली पॉलिटिकल मूवमेंट में नहीं घुसे थे, बिकॉज इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, जो जिन्ना के भी पॉलिटिकल गुरु थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने, ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाने का काम किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। चंपारण आपका 1917 में हुआ, 1917 में, और अहमदाबाद और खेड़ा 1918 में, 1918 में हुआ था। चंपारण जो सत्याग्रह था दैट वाज रिगार्डिंग द तिनकठिया सिस्टम, यानी कि तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध था, जहां पर ये फोर्स किया जा रहा था किसानों को कि भाई जो 3/20 पार्ट ऑफ लैंड है, 3/20 पार्ट ऑफ जो लैंड है, ज़मीन है, इसमें आपको नील की खेती ही करनी पड़ेगी, इंडिगो कल्टीवेशन ही करना पड़ेगा, जिसके विरोध में वहाँ पर चंपारण यानी बिहार में जो जगह पड़ती है, ये लोग प्रदर्शन में आगे आए। ठीक है, और यहाँ पर गांधी जी को इनवाइट करने का काम किया था राजकुमार शुक्ला ने, और ये गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। इट वाज फर्स्ट CDM ऑफ गांधी। ठीक, देन आते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे, जो 1918 में हुई। ये पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, NCM था काइंड ऑफ गांधी जी का। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में अगर बात करेंगे तो
अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में अगर बात करेंगे तो इसमें क्या था कि जो मिल वर्कर हैं, मिल वर्कर्स, ये मिल ओनर्स से 50% हाइक इन वेज का डिमांड कर रहे थे, 50% बढ़ाया जाए इनका जो जो वेतन है, ठीक है। और इस पर मिल ओनर एग्री नहीं हो रहे थे। उन्होंने बोला था कि भाई हम 20% ही करेंगे, तो गांधी जी ने मध्यम मार्ग निकाला और 35% पे इसको डन करवाया। और यहाँ पर माना जाता है कि एक मिल ओनर थे, उनकी जो बहन थी उनका नाम था अनुसुईया साराभाई, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था यहाँ पर। खेड़ा की अगर बात करें, जो आपकी पहली हंगर स्ट्राइक थी, पहली भूख हड़ताल थी गांधी जी की, ये आपका गुजरात में पड़ता है खेड़ा। और यहाँ पे मेन क्या था कि फसल नहीं अच्छी हुई थी 1918 में, ठीक है। तो जिसकी वजह से उन्होंने बोला था कि इस साल का जो रेवेन्यू कलेक्शन है, किसानों ने बोला उसको वेव ऑफ किया जाए, रेवेन्यू माफ़ किया जाए। और ब्रिटिशर ने बोला नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आपको देना पड़ेगा जो टैक्स है, ठीक है, वो देना पड़ेगा। और इसी को लेकर पूरा प्रोटेस्ट हुआ था। तो तीनों ये बैक टू बैक सक्सेसफुल मूवमेंट थे गांधी जी के, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक है। अगला है, एंड दैट इज निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत का जो डेथ रेट है, डेथ रेट मतलब कि 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हो रही है, वो 2011 में 7.2 था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ के टाइम पे, यानी कि 1000 लोग अगर जन्म ले रहे हैं तो कितने लोग जीवित बचेंगे, तो वो 72.6 था 2012 में। तो ये आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है, तो बताइए कौन सा सही है। चलो, तो इसमें पहला वाला तो आपका सही होगा, क्योंकि डेथ रेट इतना ही है, 7.1 या फिर 7.2 है ना। और ये वाला गलत होगा, बिकॉज 72.6 नहीं है, कितना है फिर, ये 65.5 ईयर्स है। तो ओनली वन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। और अगर आपसे पूछ लेगा कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी का रेट मतलब होता है कि जब बच्चा जन्म लिया तो तुरंत जो डेथ हो जाती है, तुरंत, उसको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, या फिर इन शॉर्ट IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये है 44 2011 की जनगणना के हिसाब से, ठीक है। क्लियर है नहीं, जब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से कितने की काइंड ऑफ डेथ हो जाती है, तो 44 था ये 2011 में, ठीक। क्लियर। और अगर अंडर 5 ईयर एज पूछ लेगा, तो अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज अगर पूछ लेगा मॉर्टेलिटी कितना है, तो 55 2011 का ये डेटा है, ये भी ध्यान रखेंगे दोनों डेटा को, ठीक। इन विच मंथ हिरोशिमा डे इज सेलिब्रेटेड, तो हिरोशिमा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, अक्टूबर, अगस्त, जनवरी या फिर जुलाई। तो एक्चुअल में ये सेलिब्रेट किया जाता है 6 अगस्त को। तो हुआ क्या था आपको पता है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो USA था उसने बॉम्बिंग करी थी, USA ने बॉम्बिंग करी थी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में। तो जो हिरोशिमा में करी थी वो 6 अगस्त को करी थी, और ये इसको नाम दिया गया लिटिल बॉय। और इससे 40% बड़ा, 40% ज़्यादा पावरफुल एक और एटॉमिक बॉम्ब, यहाँ पर एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया, एक और 40% जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी थी वो 9 अगस्त को ड्रॉप किया गया, और उसको बोला गया फैट मैन। और किसी को इन दोनों से कोई चीज़ याद आ रही है? जिस तरह से USA ने बॉम्बिंग करी, वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म कर दिया लिटिल बॉय और फैट मैन को ड्रॉप करके, ऐसे मैं भी कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद ड्रॉप करने वाला हूँ लिटिल बॉय और फैट मैन, जो पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर देगा, ख़त्म कर देगा वो SSC का चाहे कंपटीशन हो या फिर रेलवे का हो, ठीक है। ये आई थिंक मैंने पहले ही आपको बताया था, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ ये तुरंत, ठीक है। USA ने तो 6 दिन का टाइम लिया था, मैं एक ही साथ दोनों ड्रॉप करूँगा, ठीक है। इसमें आप मान लो लगभग 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई थी, और इसमें लगभग 2.5 लाख लोगों की डेथ हुई थी इसमें, ठीक है। तो इसको हिरोशिमा डे और इसको नागासाकी डे के नाम से जाना जाता है। चलो, अगला है -% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन एंड रीचेस द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। हाँ, सस्पेंस क्रिएट किया, नेक रोटेट, हाँ थैंक यू नेक रोटेशन का दिलाने के लिए। नेक भाई इतनी जोर की बोलती ना, कट कट बहुत जोर की बोलती है। चलो भाई, तो ये मैं आपको पढ़ाया था आई थिंक कल या परसों वाली क्लास में, हमने देखा था, कल ही तो बताया था आई थिंक कि ये पूरा ट्रॉफिक लेवल होता है। ट्रॉफिक लेवल में ये मैंने आपको लेवल्स बताए थे, ठीक है। ये तो हम होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ होते हैं ये हमारे, ठीक है। ये होते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर।
ये होते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और ये होते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ये होते हैं हमारे सारे ट्रॉफिक लेवल। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 10% या फिर उससे कम, 10% या उससे कम ही सिर्फ एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। बाकी 90% या उससे ज़्यादा, 90% या उससे ज़्यादा क्या होती है, ये लूज़ हो जाती है, ठीक। और कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, चलो। तो और क्या यहाँ पर हमने देखा था, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कौन होते हैं, जिनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में हमारे हर्बीवोर्स आते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स आते हैं, हर्बीवोर्स। देन आपके यहाँ पर कार्निवोर्स, ऑमनीवोर्स आते हैं। देन टर्शरी कंज्यूमर तो आपके एकदम वो होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेवल जो ईगल वगैरह होते हैं। हाँ, ये एनर्जी पिरामिड किसने दिया था, ये जो एनर्जी का पिरामिड है कि 10% है उससे ज़्यादा, 10% है उससे कम ही एनर्जी एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाती है। तो ये एनर्जी पिरामिड देने का काम किया था लिंडमैन ने, ठीक है, रेमंड लिंड। चलो भाई, चल क्यों नहीं रहे हो, ठीक है, रेमंड लिंडमैन, ठीक है। और अगर पूछ लेगा कि पिरामिड ऑफ नंबर किसने दिया था, पिरामिड ऑफ नंबर, तो ये दिया था चार्ल्स एल्टन ने, जिन्होंने बताया था कि नंबर भी घटता जाता है, जैसे कि जैसे घास ज़्यादा होगी, ठीक है, ऐसे समझो, यहाँ पे समझो, घास ज़्यादा होगी, घास को खाने वाले उससे कम होंगे, ठीक है, यानी कि जैसे टिड्डे ये सब हैं जो घास को खाते हैं, गाय है, इससे कम होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे मान लो शेर, चीता है सब, उससे कम होंगे टर्शरी कंज्यूमर। तो इस तरह से ये भी कम होते जाते हैं, इससे एनर्जी घटती जाती है, वैसे नंबर भी घटता जाता है, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। तो ये पिरामिड ऑफ जो नंबर देने का काम किया था वो चार्ल्स एल्टन ने किया था। और चार्ल्स एल्टन ने ही पिरामिड ऑफ बायोमास भी दिया था, ठीक है। बायोमास को भी मैं डिस्कस कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मेनली जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसी को ही बायोमास बोला जाता है। बायोमास कुछ और नहीं बल्कि आपका यही होता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। कभी अगर ह्यूमस पूछ ले तो चलो, ह्यूमस अभी नहीं बता रहा हूँ, जब DFC पर देखेंगे डेट्रिटस फूड चेन तो वहाँ बताऊँगा ह्यूमस के बारे में। भरतनाट्यम इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ, तो भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, किस स्टेट का, ये आपको बताना है, ठीक, जल्दी से बताइए। तो भरतनाट्यम, तो हमारे टोटल कितने क्लासिकल डांसेज हैं, 8 हैं अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से हमारे टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं, लेकिन एक और ऐड हो जाता है अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से देखें तो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से देखें तो एक और ऐड हो जाता है और वो है हमारा छऊ। लेकिन आपसे अगर पूछेगा तो आप 8 ही बताएंगे। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम की रिगार्डिंग देखते हैं, और ये सारे क्लासिकल डांसेस के बारे में हमें जो टेक्स्ट देखने को मिलता है वो कौन सा है, ये है भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया, भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया नाट्यशास्त्र, जिसको कि हम 5th वेद यानी कि पाँचवें वेद, नाट्यशास्त्र, ठीक है, जिसको कि हम 5th वेद यानी कि 5वें वेद के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। ऐसे एक और टेक्स्ट है, ध्यान रखना, इडांगो अडिगल ने वो लिखा था, वो उसका नाम क्या है, जो इडांगो अडिगल ने लिखा था, सीलापदिकरम, सीलापदिकरम। ये एक तमिल एपिक है ये, जिसको लिखा गया था सीलापदिकरम के द्वारा, तमिल एपिक। एक और तमिल टेक्स्ट आप बताओगे जो सेकंड संगम में कंपोज हुआ था। खैर, भरतनाट्यम के हम एक्सपोनेंट को याद करते हैं, तो उसकी ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक है भरत के अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पद में छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। तो ये हमारी क्या है, ट्रिक है। तो भरत से क्या है, भरतनाट्यम, अलार्म से है अलार्मेल वैली, अलार्मेल वैली ये किस स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम से बिलोंग करती हैं, पंडा नल्लूर स्टाइल से, पंडा नल्लूर। कई सारी स्टाइल होती है, पंडा नल्लूर, वजुवूर, ठीक है, एक तंजौर, ये सब उनमें से पंडा नल्लूर से बिलोंग करते हैं, अलार्मेल वैली। देन अगर बात करें रुक्मणी से, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली विमेन भी थी। रुक्मणी देवी अरुंडेल जी के रिगार्डिंग ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, एंड दैट इज़ कि राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली विमेन है ना, नॉमिनेट होने वाली फर्स्ट विमेन थी ये।
प्लस इन्होंने ही, रुक्मणी देवरंडले ने, एक कला क्षेत्र जो स्कूल ऑफ डांस है उसको भी बनाने की इन्होंने इनका क्रेडिट जाता है इनको। पद्म से पद्म सुब्रमण्यम, सुंदर दोस्त मीनाक्षी से मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। सारे भाइयों से हो जाएगा सारा भाई, यानी कि मल्लिका प्लस इनकी मदर मृणालिनी, सारा भाई। अब ये दोनों लोग एक एक और क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड हैं। मल्लिका जी कुचिपुड़ी से और मृणालिनी जी मतलब भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी से, और ये कथकली से। ठीक, बाल कृष्ण लीला से अगर बात करेंगे तो लीला सैमसन, एक सेकेंड, अरे यार, लीला सैमसन हो जाएगा। और धन से शांता धनंजयन और उनके हस्बैंड वीपी धनंजयन, शांता प्लस वीपी धनंजयन। और एक और जो पक्का पूछा जाने वाला है आपसे, और इनके रिगार्डिंग तो रट्टा मार लेना, मतलब क्या क्या फैक्ट आपसे पूछ लेगा इस बार, मतलब 100% पूछा जाएगा, वह है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये भी भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है, भरतनाट्यम के अलावा ये कुचिपुड़ी से। ठीक है, तो भरतनाट्यम की तो है ही है ये, उसके अलावा कुचिपुड़ी से भी बिलोंग करती हैं, कुचिपुड़ी। ठीक है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी की अगर बात करेंगे तो इनके रिगार्डिंग क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे कि पद्म विभूषण कब मिला, ये फैक्ट आपको एकदम रट्टा मार लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 2016 में इनको पद्म विभूषण मिला था, क्योंकि इनकी रिसेंट में डेथ हुई है ना, इसलिए आपसे पूछेगा। पद्म भूषण अगर पूछ ले तो 2001 में इनको मिला था। ठीक, यहाँ तक बात सभी को। भरतनाट्यम का ओरिजिनल नेम जो है सादीर के नाम से इसको जानते हैं। इसमें अगर एक सोलो परफॉर्मेंस दी जाती है, सोलो परफॉर्मेंस, तो उसको हम एक हार्य के नाम से जानते हैं। ब्रिटिशर्स ने इस पे 1910 में ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसको हम दासी अट्टम के नाम से बोल देते हैं, लेकिन जैसे मोहिनी अट्टम है उसको भी हम दासी अट्टम के नाम से जानते हैं। तो मल्टीपल डांसेस जिनको हम दासी अट्टम के नाम से जानते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम भी और मोहिनी अट्टम भी आपका। केरल से कौन कौन से क्लासिकल डांस है, कथकली और आपका मोहिनी अट्टम। ठीक, और आंध्र से है आपका कुचिपुड़ी। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वुमेन टू विन द द्रोणाचार्य अवार्ड वॉज वेट लिफ्टिंग कोच डैश इन 2000। तो 2000 में पहली वुमेन कौन थी जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड जीता था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मनी मेकलाई, बिल्कुल हाँ, देवदासी परफॉर्म करती थी इसको। सोनल मान सिंह भी रह गई, बिल्कुल। सोनल मान सिंह जो हैं वो भी डबल क्लासिकल डांस एसोसिएटेड हैं। एक तो भरतनाट्यम तो है ही है, सोनल मान सिंह भरतनाट्यम तो है ही है, प्लस ओडिसी से भी एसोसिएटेड है ना। चलो, तो पहली विमेन थी ये हंसा शर्मा। अगर हम पहले द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि कोचेस को दिया जाता है, कोचेस को दिया जाने वाले सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, 1985 में सबसे पहली बार दिया गया था 3 लोगों को, अगेन है ना, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो 3 लोगों को मिला था। और ये कौन कौन से लोग थे? एक तो थे हमारे बालचंद्र भास्कर भागवत, बालचंद्र भास्कर भागवत, ठीक है, ओम प्रकाश भारद्वाज और OM नाम्बियार। इन 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, 1985 में दिया गया था, मतलब पहला जो मिला था ना, पहला 3 लोगों को मिला था। ये रेसलिंग के कोच, ये बॉक्सिंग के कोच और ये एथलेटिक्स के कोच। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस जीके का। द साइमल्टेनियस शिफ्ट्स ऑफ बोथ द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व कैन हैपन इन विच द फॉलोइंग वेज। मांग वक्र और आपूर्ति वक्र दोनों में एक साथ बदलाव निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है? बताओ जल्दी से, कैसे हो सकता है? सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड एंड डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। बोथ सप्लाई एंड डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, दोनों राइट, एक राइट एंड लेके लेफ्ट। तो चलो देख लेते हैं ये शिफ्ट होता क्या है। देखो, होता क्या है, सीधा सी अब बात है कि जब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो चीज़ें हम कम खरीदते हैं। चीज़ों के जब दाम बढ़ते हैं तो चीज़ें हम कम खरीदते हैं।
ये दिखाता है डिमांड कर्व यानी मांग वक्र। यहाँ पर हम रखते हैं प्राइस को और यहाँ पर हम रखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को। तो यानी जैसे जैसे प्राइस चीज़ों के बढ़ेंगे तो हम क्वांटिटी डिमांडेड कम करते जाएंगे। ये हमें इस बात से, इस ग्राफ से समझ में आता है। ये नेगेटिव स्लोपिंग कर्व होता है, नेगेटिव स्लोपिंग या फिर डाउनवर्ड कर्व होता है, ठीक है। तो ये आपका डिमांड कर्व है। सप्लाई कर्व जो होता है वो कुछ इस तरह का बनता है कि जैसे जैसे चीज़ों के दाम बढ़ेंगे उसकी सप्लाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई कर कौन रहा है। जैसे कि मैं अगर टमाटर उगाता हूँ, मुझे पता चला कि टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं तो मैं ज़्यादा उगाऊंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा रेट मिलेगा। तो सिंपल सप्लाई कर्व आपका पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व निकल के आता है। यानी कि हम एज अ कंज्यूमर खरीदने तब जाते हैं, ज़्यादा तब खरीदते हैं जब दाम कम होते हैं, और प्रोड्यूस करने वाला ज़्यादा तब प्रोड्यूस करता है जब दाम ज़्यादा होते हैं। मतलब जब दाम ज़्यादा होते हैं तो हम कम खरीदते हैं और प्रोड्यूस करने वाला ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो फिर बात कैसे बनेगी? बात इक्विलिब्रियम में आके अटकती है, यहाँ पर आके अटकती है कि भाई ये वो पॉइंट होगा, ये रेट डिसाइड होगा, रेट डिसाइड करेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट कि उसका रेट क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट, अब शिफ्ट क्या होता है? तो शिफ्ट अगर डिमांड अगर कम होती है, अगर डिमांड कम होगी तो जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। लेफ्टवर्ड बोलते हैं उसी को, या फिर इनवर्ड भी बोलते हैं। जैसे डिमांड कर्व ऐसा था, अगर डिमांड कम हो जाएगी तो अंदर की तरफ शिफ्ट होगा ये, इसको इनवर्ड। और अगर डिमांड ज़्यादा होगी यानी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो इसी को हम राइटवर्ड शिफ्ट या फिर आउटवर्ड शिफ्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी मैं मूवमेंट और शिफ्ट में आपका डिफरेंस बता नहीं रहा हूँ बिकॉज अभी कभी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है कि मूवमेंट और शिफ्ट में क्या अंतर होता है, नहीं तो फिर मुझे उसमें सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और इनकम वगैरह पे जाना पड़ेगा, प्रेफरेंस पे जाना पड़ेगा। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही समझो, शिफ्ट और मूवमेंट में जा नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही अगर याद रखना है कि भाई मूवमेंट तब होता है जब प्राइस चेंज होता है, मूवमेंट तब होता है जब प्राइस चेंज होता है, कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, घट रहा है डिमांड बढ़ रही है, इसको शिफ्ट बोलते हैं। लेकिन जो मूवमेंट बोलते हैं। शिफ्ट तब होता है जब प्राइस के अलावा कुछ होता है तो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ लो। तो सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्ट वर्ड, डिमांड कर्व शिफ्ट राइट वर्ड। सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्ट वर्ड एंड डिमांड कर्व ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, दोनों राइट वर्ड भी शिफ्ट करेंगे तो भी शिफ्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 1 2 एंड 3। अलकनंदा भागीरथी को कहाँ मिलती है? भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में, प्रयागराज में, चंपावत में या फिर देहरादून में? तो सर इनको हम पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं। पंचप्रयाग को समझ लेते हैं हम। ये हमारी नदी भागीरथी, कौन सी नदी है ये नदी है अपनी भागीरथी, ठीक। अब जब भागीरथी आती है ना तो इसको बहुत सारी जो नदियां हैं वो बीच बीच में क्या करती हैं? ज्वाइन करती हैं और क्या बनाया जाता है? पंचप्रयाग बनाती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ज्वाइन करेगी पिंडर रिवर, ठीक है। कौन सी ज्वाइन करेगी? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिवर बना देता हूँ मैं, यहाँ पे होगी एक, यहाँ पे होगी एक, यहाँ पे होगी, और एक ऐसे करके हमारी फाइंड आएगी अलकनंदा, ठीक है। ये हो गई हमारे 1 2 3 4 पंचप्रयाग होता है ना, तो एक और होगी यहाँ पे, यहाँ पर बना लो, ठीक है। तो इस तरह से तो ये हो जाएगी हमारी धौली गंगा, ठीक है। ये है धौली गंगा, ये है आपकी मंदाकिनी है। ये है पिंडर रिवर, ये है मंदाकिनी, ये है आपकी अलकनंदा। सबका तो रीजन नहीं पूछता है, लेकिन भागीरथी का पता होना चाहिए। गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, गौमुख ग्लेशियर, गौमुख जो हिमनद है वहाँ से निकलती है। और जो अलकनंदा है ये निकलती है सातों पंथ ग्लेशियर से। कहाँ से? सातों पंथ जो ग्लेशियर है ना वहाँ से। और मंदाकिनी अगर कभी पूछ ले तो चौरा बारी करके ग्लेशियर पड़ता है वहाँ से, ठीक। अब ये जहाँ भी दो नदियों का मिलन होता है उसको हम प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयाग। अब याद कैसे रखेंगे? ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं तुम्हें याद करने का ट्रिक बताता हूँ, वैसे याद करना है इसको, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता होगा। देखो एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करो कि भागीरथी को ये सब मिल रही हैं। सिंपल सी बात है कि नहीं? भागीरथी को सब मिल रही हैं। अलकनंदा, ठीक है,
पहले कौन मिल रही है? धौली गंगा। देन कौन सी मिल रही है? नंदाकिनी। देन कौन सी मिल रही है? पिंडर रिवर। देन कौन सी मिल रही है? मंदाकिनी। देन कौन सी मिल रही है? अलकनंदा। यही सब तो मिल रही है भागीरथी को। भागीरथी तो कॉमन है, पहले धौली गंगा, देन नंदाकिनी, देन पिंडर रिवर, देन मंदाकिनी, देन अलकनंदा। तो कौन सा प्रयाग बनेगा वो हमें याद करना है, तो वो हम याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे देखो, तो DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। DV होगा तुम्हारा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो V से हो जाएगा विष्णु प्रयाग। कोई नया कलर ले क्या कहते हो? ये हो जाएगा विष्णु प्रयाग। ठीक है, रंगीन स्क्रीन का मज़ा ही अलग होता है। ठीक है, N से नंदाकिनी, नंदाकिनी से नंद प्रयाग। पहले प्रयाग ले लेता हूँ फिर तो मैं बताता हूँ। देखो, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और ये हो जाएगा आपका देव प्रयाग। ठीक है, अब याद कैसे? जैसे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस में रहता हूँ कि भाई मैं तो भूलूंगा ही नहीं कभी। क्यों? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देता हूँ। नंदाकिनी तो नंद प्रयाग, इस पर तो कभी पूछेगा भी नहीं सवाल आपसे। PK मूवी चलवा देता हूँ, MR पोस्ट होती है उसको बना देता हूँ, और ये क्या है? AD। ठीक है, तो AD करके इसको याद कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड, भारी मिस्टेक हो गया। वही मैं सोचूं, ट्रिक फिट कहे नहीं बैठ रही है। गलती से मैंने भागीरथी और उसको अलकनंदा को एक्सचेंज कर दिया। भाई ओरिजिन तो सही बताया था, लेकिन मैंने लिख उल्टा दिया। ये है आपकी भागीरथी। ठीक है, जो कहाँ से निकल रही है? गौमुख हिमनद से निकल रही है, गौमुख ग्लेशियर से निकल रही है। ये आपकी निकल रही है सातों पंथ से। ये कौन सी है? ये आपकी है अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा तो कॉमन क्या है आपकी? अलकनंदा है। ठीक है, कॉमन कौन सी नदी है आपकी? कॉमन है अलकनंदा। ठीक है, और मैंने याद कैसे रखा है? बीड़ी करके याद कर रखा है, BD। ठीक है, तो ये कौन सी है आपकी? भागीरथी, जो अलकनंदा को ज्वाइन करी। अलकनंदा सब में कॉमन है, तो BD। तो ऐसे आपको सारे प्रयाग याद हो जाएंगे। तो धौली गंगा जहाँ अलकनंदा से मिलेगी विष्णु प्रयाग, जहाँ नंदाकिनी मिलेगी वो नंद प्रयाग, जहाँ पिंडर मिलेगी वो कर्ण प्रयाग, जहाँ मंदाकिनी मिलेगी वो रुद्र प्रयाग, और जहाँ भागीरथी मिलेगी वो आपका देव प्रयाग हो जाएगा। क्लियर है? तो समझ रहे हो मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल? अब देखो, मेरे BD नहीं बन रहा था तो मैं समझ गया कि यार ये लगता है कहीं तो कुछ मैंने इधर उधर कर दिया। तो ये देखो भागीरथी जो है, क्यों जल्द इधर उधर कर दिया? रसगुल्ले खाने की जल्दी भाई। भाग के जाऊंगा, अभी खाना वाना नहीं खाया मैंने। ठीक है, अभी जाऊंगा, बताया ना कज़िन की शादी है, तो उसी का एक ध्यान थोड़ा ना वहाँ पर भी भटका हुआ कि भाई समोसे बन गए होंगे, खाना शुरू ना हो गया। चलो भाई, गुरु जी क्या भाई हो गया। ओहो, देखो पहले किसी ने लिख रखा है, सर आपका ध्यान शादी में ज़्यादा है। चलो भाई, अब शुरू करते हैं। कितना स्कोर आया आपका GK वाले में? अब शुरू करते हैं साइंस वाला। रसगुल्ला। हाँ बेटा, कार्तिक से कॉन्फिडेंस है, तभी तो ये रिकॉल हो गया। अगर सोचो, अगर ये ट्रिक से याद ना कर रखा होता मैंने, ठीक है, तो मैं उसको कर पाता। मैं बोल देता हाँ अलकनंदा और इस तरह से देव प्रयाग होगा। बिगड़ी का रोल बहुत बड़ा है। चलो भाई, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन? तो किए गए कार्य की इकाई क्या है? जूल है, वॉट है, डेसिबल है, या फिर एम्पियर है? तो जूल इज़ दी SI यूनिट ऑफ वर्क डन। CGHS यूनिट क्या है इसकी? बताओ, CGS यूनिट क्या है इसकी? वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। ठीक है, और एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? एक अश्वशक्ति, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। डेसिबल है जो साउंड की इंटेंसिटी है, उसकी यूनिट है, और एम्पियर है करंट की। ठीक है, आप बताएंगे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की क्या है? ठीक है, जोर की भूख लगी ना कि गरम गरम हो रखा है, नींद भी नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कल रिजल्ट आया रहा था CHSL वगैरह का, तो ये थोड़ा देखा वगैरह, और वही क्या कुछ हल्दी मेहंदी क्या होता है वो सब, तो सोने नहीं देते घर वाले। तो ना नींद हुई ना खाना हुआ। अभी इतना जाग है ना, सीधे जाऊंगा, प्लेट उठाऊंगा और खटाखट 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 इधर से। ठीक है, तो अभी इतनी जोर की भूख लगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट आपको बताना है, कंडक्टेंस का यूनिट बताना है,
और रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, और आपको कैपेसिटेंस का बताना है, पावर ऑफ लेंस का बताना है, लेंस की क्षमता। तो यहाँ क्या पूछा था मैंने, हाँ क्या पूछा था, 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वॉट। लेकिन ध्यान रखना, अगर किलो वॉट में पूछ लिए तो 0.746 होगा, ठीक है। और अर्ग इसकी यूनिट होती है किसकी, इसकी CGS यूनिट, ठीक है। तो और अगर हम बात करेंगे तो अगर पूछ लेगा कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.28 जूल होते हैं 1 कैलोरी में, ठीक है। और 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होते हैं, ठीक है। अगर बात करें रेजिस्टेंस की तो ओम यूनिट होती है, ओम, ठीक है। सभी लोग बोल लेंगे, इससे आपका दिमाग शांत होता है। कंडक्टेंस की अगर बात करेंगे तो सीमेन होती है इसकी, ठीक है, सीमेन सीमेन सीमेन, ठीक है। कंडक्टेंस को ओम इन्वर्स करके या फिर मो भी के नाम से भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। एंड ये बताइए कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको कि हम रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस का होता है फैरेड, पावर ऑफ लेंस का होता है डायोप्टर, ठीक है। इसका होता है आपका ओम मीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, विभवांतर का क्या होता है, बताओ भैया यूनिट जल्दी से, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है। और लाइट ईयर किसका मात्रक होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट। वोल्ट देख रहे हो, यहाँ पे एक तो खाना नहीं मिल रहा, ऊपर से खून चूस रहा है हमारा, भलाई का ज़माना ही नहीं। इनको एक तो पालो, कमरे में शरण दो इनको, ऊपर से खून चूसते हैं। लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का। पास्कल भी आपका डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। सॉरी पास्कल बोलो, पार्सेक भी आपका डिस्टेंस का यूनिट होता है। पास्कल किसका डिस्टेंस होता है, पास्कल किसका यूनिट होता है, देख रहे हो, पास्कल किसका डिस्टेंस होता है, कुछ भी मुंह से निकल रहा है। पास्कल जो होता है ये प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर का। अगला है डैश पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स स्टोर्स फूड, पौधों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन का संग्रह करता है, वेसल, जाइलम फाइबर, ट्रैकाइड, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है, किसका कंडक्शन करता है, तो ये वाटर और मिनरल का, ठीक है। हाँ, वाटर और मिनरल का ट्रांजैक्शन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम भी एक कंडक्टिंग टिश्यू है, और फ्लोएम किसका कंडक्शन करता है, तो फ्लोएम जो है फल का, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम के पार्ट क्या क्या होते हैं, ट्रैकाइड होता है, ठीक है, जाइलम फाइबर होता है। फ्लोएम की अगर बात करें, फ्लोएम फाइबर होता है, कंपेनियन सेल होता है, सीव ट्यूब होता है, ठीक है। तो ये सब इसके पार्ट होते हैं। और जाइलम का जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकाइड, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर तो है ही। खैर ध्यान ये रखना है, जाइलम पैरेन्काइमा में ओनली लिविंग, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे अंदर एनर्जी बची नहीं उतनी ज़्यादा, ठीक है, तो ध्यान समझना। जाइलम के पार्ट होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, फाइबर, ट्रैकाइड, ठीक है। फ्लोएम के पार्ट होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये सब होते हैं, ठीक है। जितने जाइलम के पार्ट होते हैं उनमें जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ लिविंग होता है, बाकी सब डेड होते हैं। और फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर सिर्फ डेड होता है, बाकी सब लिविंग होते हैं। ये बात समझ गए, समझ गए, तो बजा दीजिए जरा टेबल। तो जाइलम जो टिश्यू होते हैं, ये पूछ रहा है कि कौन सा फूड को स्टोर करता है, तो पैरेन्काइमा ही हमेशा स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी जब मैं आपको टिश्यूज़ पढ़ाऊंगा, प्लांट टिश्यूज़, तो वहाँ पर अभी देखेंगे, तो पैरेन्काइमा जो है फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 23rd, डैश कैन नॉट बी करेक्टेड विद स्पेक्टेकल्स, किसको हम चश्मा लगा के ठीक नहीं कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट या फिर मायोपिया। सर फीवर का मौसम चल रहा है, ठीक क्या, अच्छा फीवर का मौसम चल रहा है क्या आजकल। हाँ, तो स्पेक्टेकल की अगर बात करें कौन सा सही नहीं होगा, तो भाई देखो, हमने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। ये इस तरह के आई लेंस बनाया था, ये बन गई आई, लेंस कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं बन गया है। ड्राइंग और मेरा दोनों का 36 का आंकड़ा चलता है बचपन से। ये लेंस बन गया, यहाँ पे कहीं रेटिना है। अब अगर
जो रेटिना पे इमेज बननी चाहिए वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बन जाए तो क्या होगा, यानी कि आपका जो सेल है फूल गया है, उसका जो फोकस है वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे, क्योंकि ये जो होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स होता है, अब फूल गया यानी कि उसका और पावर इंक्रीज हो गया, तो यानी और ज़्यादा कन्वर्ज करके जल्दी यहाँ पर कन्वर्ज करवाया दे रहा है, तो तुम डाइवर्जिंग लेंस लगा दो, कॉनकेव लेंस लगा दो, तो ये ठीक हो जाएगा। ये क्या है, ये है मायोपिया। मायोपिया में आपको पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो इसको हम दूर दृष्टि दोष नहीं बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, यानी कि नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं इसको, साइटेडनेस। और यही उल्टा वाला ले लो, अगर यहाँ इमेज बन रही है मतलब कि तुम्हारा ये पतला हो गया, फोकस नहीं मार पा रहा, तो तुमको कॉन्वेक्स एक और लगाना पड़ेगा, इसी नेचर का, इस सेम नेचर का एक और लेंस लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। यानी कि जब मुझे मायोपिया सही करना पड़ रहा है तो मैं कॉनकेव यानी अवतल लेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। हाइपरमेट्रोपिया, जिसको कि हम फार साइटेडनेस, इसमें क्या होता है, दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है, फार साइटेडनेस इसको बोलता है। आपने देखा होगा बड़े लोगों से दूर करके जो है पेपर पढ़ते हैं, तो फार साइटेडनेस, और इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस। प्रेस बायोपिया होता है, ये अधिकड़ उम्र के लोगों में होता है मेनली, जिसमें कि हमें बाई फोकल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई आपके बड़े पापा मम्मी इस तरह से होंगे तो उनको बाई फोकल की ज़रूरत पड़ती है। बाई फोकल में क्या होता है, बाई फोकल में इस तरह से होता है, चश्मा होता है, चश्मे का इस तरह से होता है, आपने देखा होगा नीचे ये वाला पार्ट होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, ना 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 ना, ये होता है आपका कॉन्वेक्स होता है ये आपका, जो आपको पास में देखने में हेल्प करता है, और ये होता है कॉनकेव जो आपको दूर में देखने में हेल्प करता है। क्या समझे गुरु, ठीक है। तो ये बाई फोकल होता है। कैटरेक्ट जो होता है, मोतियाबिंद होता है, इसके लिए आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। आंखों के सामने जो है ये जो हमारा क्रिस्टलिन लेंस है, जो क्रिस्टलिन लेंस है इसके सामने जो है परत झिल्ली आ जाती है, इसको झिल्ली को हटाना पड़ता है सर्जरी करके। इसी आंखों की बीमारी में एक और बीमारी मैं ऐड करना चाहूँगा, दो, ग्लोकोमा और ट्रैकोमा। और मैं चाहूँगा कि हमारे गांव में जो रामलीला होती है वो कुछ इसी तरह होती है, और मैं चाहूँगा कि हमारे चुन्नू भैया स्टेज पर आके पधारें और अपने दो मीठे बोल बोलें, और मैं चाहूँगा ठीक है, और चुन्नू भैया की तरफ से 501 रुपये का नगद अभी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आया है, और शुक्ला जी की तरफ से 51 रुपये नगद। ग्लोकोमा की अगर बात करें तो ग्लोकोमा ट्रैकोमा में क्या होता है, आई का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, इसको ये आपका ये भी करेक्ट नहीं हो सकता है भैया, ये तो लेंस से सही हो जाते हैं, ये सर्जरी से ये सही नहीं होते हैं। ये जितनी रोशनी गई ग्लोकोमा ट्रैकोमा से गई, वापस नहीं आएगी कभी ज़िंदगी में। क्यों, क्योंकि आई का प्रेशर बढ़ने की वजह से, जो मैंने तुम्हें यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स के बारे में बताया था, ये ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और वही सिग्नल भेजती हैं। आपका आँख देखता है सिर्फ, आपका आँख सिर्फ पिक्चर क्लिक करता है, देखता नहीं, देखता आपका दिमाग है, ऑप्टिक नर्व्स उसको दिमाग तक पहुँचाती है, तो ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और उसको ठीक करने के लिए अभी हमारे पास कोई दवा नहीं है। ये यूजुअली हेरिडिटरी होता है, एक्सीडेंट वगैरह से भी हो सकता है लेकिन हेरिडिटरी होता है मेनली, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है ये। फाइनली आखिरी क्वेश्चन में, फाइनली आई एम सो क्लोज टू रसगुल्ला। इन गोल्गी ऑपरेटर्स द मैच्योरिंग फेज इज, तो मैच्योरिंग फेज क्या होता है गोल्गी उपकरण में, बाई कॉनकेव होता है, स्फेरिकल होता है, कॉनकेव होता है, फिर कॉन्वेक्स होता है, मैच्योरिंग फेज। तो ये हमारा सेल। अब सेल में तुम पहचानो कहाँ है गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस ये रहा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एक भाग इसका लगा होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो भाग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है वो सिस फेज होता है, जो कि कॉन्वेक्स होता है, और ये जो फेज होता है ये ट्रांस फेज होता है, जो कि कॉनकेव नेचर होता है, और ये आपका मैच्योरिंग फेज होता है ये, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। गोल्गी अपरेटस का काम क्या होता है, इसका काम होता है पैकेजिंग करना और डिस्पैचिंग करना, यानी वही काम जो पोस्ट ऑफिस का होता है वही तो हुआ काम ये, ठीक है, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं गोल्गी अपरेटस को। तो एक कॉनकेव इन शेप होता है, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में हेल्प करता है किन चीज़ों को, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या करता है वो क्या करता है, ये बनाने का काम करता है, लेकिन अब खाना बनाता है, लेकिन मेरा खाना तो बन नहीं रहा, तो मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खाना अभी आज के लेक्चर में बनवा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो गोल्गी अपरेटस को ध्यान रखना है कि कैमिलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था, और इसका सिस फेस क्या होता है, ट्रांस फेस क्या होता है, कैसा होता है, और पैकेजिंग डिस्पैचिंग में हेल्प करता है। बाकी तो हम प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और इसके बारे में पढ़ चुके हैं, सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।
और अब आज का होमवर्क क्वेश्चन ले लो, और आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और वो क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल साइकिल इज फॉल्स, ये आपको आंसर करना है, ठीक है, जब वीडियो रिकॉर्डेड चला जाएगा। और कल जो मैंने सवाल पूछा था वो था ये बर्निंग ऑफ कोल किसका एग्जाम्पल है। तो कोयले का जलना डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन, या फिर आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है ये? तो ये आपका एग्जाम्पल होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कैसे होता है? बिकॉज यहाँ पर बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है कि एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शन होती है, ठीक है, हीट निकलती है इसमें, ठीक है, और ये आपकी एक तरह की कंबशन रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है, और ये कंबशन रिएक्शन होती है। कंबशन रिएक्शन, जब कोई भी चीज़ जलती है तो उस चीज़ का हम उसको कंबशन बोलते हैं, और कंबशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है और एक्सोथर्मिक होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा दें क्या, बताओ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा दें कि ना पढ़ाएं आज, बताओ जल्दी से। क्यों नहीं पढ़ाते? बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज़ पूरी पढ़ाने लगेगी, ठीक है। उतनी देर में मुझे शक है कि प्लेटें ख़त्म हो खाना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। खाना वाला जोक साइड, वैसे तो भूख तो लगी, खाना खाने जाएंगे, लेकिन यार अभी तुम्हारी फोक डांस की जो एक पार्ट है वो तो रिकॉर्ड हो गई, एडिट भी हो गई है, वो डल भी जाएगी, अभी डल गई भी होगी शायद। मैंने क्लास लेने से पहले उसको बोल दिया था कि अभी डालो इसको तुरंत। दूसरा पार्ट उसको बनाना है, और कल सेंसस का टॉपिक करेंगे हम, ठीक है, बैच में। उसको रिकॉर्ड करेंगे तब जाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। पहले रिकॉर्ड करें। चूहे कूद रहे हैं, और ये चूहे, मुझे शक है कि चूहे जो हैं ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे थोड़ी देर में। आवाज़ सुनाई दी तुमको? पेट की कर 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 कर। प्लेट सिस्टम बहुत जोर करके पानी पी पी के काम चलाना पड़ रहा है। देख रहे हो स्ट्रगल? मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे। ब्लैक रिएक्शन आनंद, मुझे पता है, मैंने जानबूझ के बात नहीं छेड़ी, ठीक है, क्योंकि फिर अगर मैं ब्लैक रिएक्शन की बात छेड़ दूँगा ना तो काफ़ी सारी रिएक्शंस मेरी पेट में हो जाएंगी, और मुझे भी पेट में रिएक्शन करवानी है HCl वाली अभी जाके, ठीक है। जाते ही जो है HCl धड़ा धड़ निकलेगा अभी। चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। और स्कोर वगैरह भाई बता देना कमेंट में, मैं पूछने वाला नहीं हूँ, बता देना अपना रिकॉर्डेड जब जाएगा। बाकी जिसको नोट्स चाहिए हो तो अपना ले सकता है परमार अकेडमी ऐप पे जाके, ठीक है। और बाकी तो सब ठीक ही है, और क्या ही है ना। चलो भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह सेम